दोस्तों आज हम एक और शानदार इंटरव्यू लेके आ गए हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट आर्मी में सिलेक्टेड बंदे हैं। तो इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना तपना पड़ता है ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर आप आर्मी या किसी भी बेल्ट की जॉब में जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि कभी भी आप गिव अप नहीं करोगे, अपनी तैयारी को नहीं छोड़ोगे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं इनका थोड़ा सा सम्मान करना चाहूँगा। एक छोटा सा गिफ्ट मैं इनके लिए लेके आया हूँ, तो मैं इनको एक गिफ्ट भेंट कर रहा हूँ। इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। लीजिए सर, मैं आपको एक गिफ्ट भेंट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब मैं सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इन्होंने 2005 में असम राइफल्स ज्वाइन की थी। उसके बाद उन्होंने लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखा, छोड़ा नहीं, गिव अप कभी नहीं किया। चौथे प्रयास में इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट की एक बहुत ही जबरदस्त पोस्ट हासिल की है। अभी इनका रिजल्ट आया है, तो इनसे हम सबसे पहले इनका शॉर्ट परिचय जानना चाहेंगे। सर अपना परिचय दीजिए हमारी ऑडियंस को। सबको राम राम। मैं सही राम डिस्ट्रिक्ट बीकानेर ऑफ राजस्थान से का रहने वाला हूँ और मेरे माँ पिताजी जो खेती का काम करते हैं, किसान हैं। और मेरे दो भाई हैं जो कि एक बीएससी एमबीए में है और एक 9th क्लास में। और मेरी वाइफ है जो 10th क्लास पास है और घर का काम करती है। और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है? शुरू से लेकर अब तक आपने कौन कौन सी डिग्रियां की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने 10th क्लास फतेहपुर शेखावट स्कूल से पास किया था, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है जी। उसके बाद मैंने 11th और 12th हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट से डूंगरगढ़ से, जो कि एग्रीकल्चर साइंस से मैंने पास किया है जी। उसके उसके बाद मैं घर के काम के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर सका और मैंने स्कूल छोड़ने में मजबूर हो गया था। मैं उसके बाद 2005 में मैंने आसाम राइफल की भर्ती देखी और इसमें ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने एमए हिंदी से कंप्लीट किया और वहीं से मैंने बीएड, जो कि इग्नू के द्वारा कंप्लीट किया। मतलब आपने सर्विस में रहते हुए यह डिग्रियां हासिल की है? सर्विस में रहते हुए मैंने इग्नू से सब पढ़ाई की है। इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू जो अपने दिल्ली में स्थित है, ओपन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो किसी भी सर्विस में होने के बावजूद। तो यह एक आपके सामने बहुत ही अच्छा उदाहरण मिल रहा है कि जो खेती किसानी से जुड़े होते हैं, पढ़ाई छोड़ने के बाद भी आप वापस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे एक जॉब लेनी है या किसी अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलने वाला है। सर आपका जो एजुकेशन हुई है वो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अपना जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही कम माना जाता है बजाय शहरों की। तो आपने कितने परसेंटेज हासिल किए थे 10वीं 12वीं और बीए की डिग्री में? मैं मीडियम एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। 10th क्लास में मेरे 51% थे जी। 12th क्लास में मेरे 59% थे और बीए में मेरे 47% थे और एमए में 57 थे और बीएड में मैंने 66% मार्क्स थे। सर आपने आर्मी में जाने का विचार कब बनाया सबसे पहले? मैं फर्स्ट भर्ती मैंने 2003 में टिक्कर में देखा था, ओपन रैली आर्मी का। जी। तो वहाँ पे मैं फाइनल मेडिकल में मुझे वहाँ से रेफर किया था और वहाँ से कुछ किस्मत का भी साथ होता है। वहाँ पे मैं रेफर एमएच में जोधपुर से फिट भी हो गया था, लेकिन वहाँ पे उनकी गलती से मुझे रेफर में एक पॉइंट जो कि रियल पॉइंट था उसका उन्होंने मेडिकल नहीं किया और दूसरे पॉइंट मेडिकल और उसकी वजह से मैं सेकंड बार गया नहीं और मैं एब्सेंट शो किया गया, जिस वजह से मैं आगे दोबारा भर्ती नहीं देख पाया। उसके बाद लगातार मैंने 2 भर्ती और देखी, उन्होंने भी मुझे मेडिकल में रेफर किया और मैं अनफिट हुआ। उसके बाद मैंने आज छोड़ दी थी और 2 साल तक मैंने कोई भर्ती नहीं देखी। 2003 के बाद 2005 में मैंने आरपीएफ की भर्ती देखी
जो कि जोधपुर के ग्राउंड में देखी थी, वहाँ पे मैं रिटर्न फेल हुआ था। जी वहाँ से जैसे मैं घर में आया तो घर में खेती कर रहा था और ये आसाम राइफल भर्ती निकली थी। जी तो मैं घर वालों को बगैर बताए भी ये भर्ती देख लिया। जी और वहाँ पे मैंने रनिंग मेरा अच्छा था, हर बार मैं रनिंग पार करता था और वहाँ पे मेडिकल में फिट हो गया। तो उसके बाद ही मैंने घर वालों को बोला था कि मैं भर्ती में आया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं आसाम राइफल में 17 जून 2005 को इनरोलमेंट हुआ। सर, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपकी ट्रेनिंग कितने टाइम की हुई और आपको ट्रेनिंग मतलब हार्ड लगी या इजी लगी, कैसे लगी आपको? एक रिक्रूटमेंट होने के बाद में हर रिक्रूट की लगभग 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जी जिसमें फर्स्ट में जो हम गांव से जुड़े जो भी युवक भर्ती होते हैं सेना में, उनको खास प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो घरों में खेती बाड़ी का काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि एक जैसे हम कोई गेम खेलते हैं उसकी तरह एक गेम जैसा लगता है और उसको वो मज़े से ट्रेनिंग कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जिसने खेती का काम नहीं किया होता है उनको थोड़ा फिजिकली प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ पे रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनको थोड़ा हार्ड लगता है। सर, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनको 1600 मीटर की रेस पूरी करनी पड़ती है और यह सबसे हार्ड स्टेप माना जाता है आर्मी का। तो 1600 मीटर की तैयारी कैसे करें कि वो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर जाए? एक दौड़ है, एक कुदरत का भी दिया हुआ भी एक गिफ्ट है। इसको हम 19-20 अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा कमज़ोर रनिंग है उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यदि कोई औसत आवेज का लड़का है वो रनिंग कर रहा है तो वो रनिंग में सुधार कर सकता है। उसके लिए उसे फर्स्टली अपने आप को धीरे धीरे रनिंग को स्टार्ट करना चाहिए, नहीं कि फर्स्ट दिन गया और उसने एकदम से स्प्रिंट मार दिया, हाथ पाँव जाम करके बैठ गया, फिर वो 3 दिन आराम करेगा, ठीक नहीं होगा, फिर जाएगा, फिर स्प्रिंट मारेगा, फिर वही कार्रवाई चलती रहेगी और वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हो सके तो वो 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पैदल वॉक करने की कोशिश करो लंबी रेस के लिए। फिर पैदल वॉक करते करते आपके जब हाथ पाँव सेट हो जाते हैं तो आप कच्चे में रनिंग करो। रोड के ऊपर रनिंग मेरी ये सलाह रहेगी कि आप ना करें, जिससे क्या होता है कि रोड एक मजबूत पक्का होता है, ये जो सरफेस बिल्कुल सरफेस होता है, जिससे क्या होता है हम दौड़ते तो ये जो हमारे पाँव है वो लगते हैं, जिससे एक दिमाग तक किसी क्या चोट लगती है। तो आप हमेशा कच्चे में दौड़ने की कोशिश करें फर्स्ट में, जिससे क्या होगा आपके पाँव सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप 1-2 महीना प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कर सकते हो, रोड के ऊपर जूता पहन के दौड़ सकते हो, जिससे क्या होगा आपका पाँव को मजबूती मिलेगी। तीसरा है आप धीरे धीरे इवेंट को बढ़ा रहे हो, जिससे क्या होगा आपका एक सांस की जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। आप एकदम से स्प्रिंट मारोगे फर्स्ट में तो आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ने के बाद में ऑटोमेटिक कोई भी इंसानी शरीर है उसका सांस फूल जाता है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट में स्लो मोशन में इसको स्पीड करना और जैसे जैसे शरीर गर्म होता है वैसे वैसे अपने आप स्टेप निकलने शुरू होते हैं। तो आप उसके साथ साथ क्या करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। और नेक्स्ट है आप 1600 मीटर या 5 किलोमीटर प्रैक्टिस करने के बाद में कंपटीशन के तौर पे ग्रुप में 5 साल लगे स्प्रिंट जो कि 100 मीटर, 200 मीटर वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे क्या होता है आदमी को सांस कंट्रोल होता है। या कुछ ऐसे गेम जो कि सांस फूलने वाले, जैसे फुटबॉल हुआ, आपका बास्केटबॉल हुआ, हैंडबॉल हुआ, इन गेमों में क्या है पीछे ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, जिससे भी क्या होता है आदमी मजबूती बनाता है। और ज़्यादातर आदमी को लंबा स्टेप लेके दौड़ने की कोशिश करनी है और अपने स्टेप को लंबा करने के लिए आपने कोई 1 फुट हाइट, जैसे घर में कोई सीढ़ी हो और वहाँ पे आपने क्या करना, पाँव को अप डाउन करके, जिससे क्या होगा आपके पाँव का जो गैप होगा वो खुलेगा और आपको दौड़ने में मसल खुलेगी, जिससे दौड़ने में आपको दिक्कत होगी। और दौड़ने के बाद में आपका शारीरिक एक्सरसाइज जो कि करना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है जो आप दौड़ के रुक रहे हो, जिससे थकावट आती है वो क्या होता है, जगड़पन होता है वो क्या होता है दूर हो सकता है, जिससे आप नेक्स्ट दिन क्या वो करते रहो। और रनिंग को हमेशा एक कंपटीशन के तौर पर ना दौड़े, आपने हमेशा स्लो मोशन में दौड़ते रहो और 2-3 दिन के बाद एक दिन आप टाइम लेके दौड़ो,
जिससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि मेरा रनिंग कितना है। आप डेली टाइम लेके दौड़ोगे तो उससे क्या होगा, आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। और डेली दौड़ने से क्या है कि इंसानी शरीर ऐसी थकावट बहुत ज़्यादा आती है, जिससे आपका शरीर इम्प्रूव करने के बजाय घटने का चांस ज़्यादा है। और जब भी कोई भर्ती में आप जाते हो तो उससे 2-3 दिन पहले रनिंग को छोड़ दो, क्योंकि 2-3 दिन शरीर को आप जितना आप आराम दोगे, आपके पास एनर्जी रहेगी और आप वहाँ पे जाने के बाद में उस एनर्जी को आप यूज़ करते हुए आप अच्छे से दौड़ पाओगे। तो सर इसके बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कुछ लोग रनिंग से पहले एक्सरसाइज करते हैं और कुछ लोग रनिंग के बाद एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है? एक्सरसाइज पहले भी करना है, हल्का शरीर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर वार्म अप नहीं होगा, आप एकदम से दौड़ोगे, सांस फूलेगा। पहले हल्का वार्म अप करना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। हल्का वार्म अप करने के बाद में आपका शरीर लग रहा है कि हाँ मैं दौड़ने के तैयार हूँ, फिर आपने दौड़ना है। और दौड़ने के रनिंग खत्म करने के बाद भी आपने एक्सरसाइज करना है, जिससे क्या होगा, आप शरीर को लचीलापन ज़्यादा बनेगा और आपको शरीर में अकड़पन कम होगा। सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुछ लड़के क्या है कि तैयारी करने के लिए डिफेंस एकेडमी में जाते हैं। आजकल बहुत सारी डिफेंस एकेडमियाँ खुली हुई है, हर जगह लगभग मिल ही जाती है। तो डिफेंस एकेडमी में जाना कितना सही है, कहाँ तक सही है? तैयारी वहाँ पे जाके तैयारी करनी चाहिए या सेल्फ की तैयारी करनी चाहिए? देखो, डिफेंस एकेडमी जो भी है वो एक सिर्फ आपके लिए गाइडलाइन है। आप वहाँ पे जाके कुछ गाइडलाइन सीख सकते हो। यदि आप वहाँ पे जाके खुद मेहनत नहीं करोगे, आप उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करोगे, आप कभी सक्सेस नहीं होगे। आप डिफेंस एकेडमी जाते हो, जाइए, अच्छी बात है, वहाँ से गाइडलाइन लीजिए। या आप गांव में रहते भी तैयारी करना चाहते हो, आपके गांव के अंदर कोई पहले से फौज में कोई सर्विस कर रहा हो तो वो छुट्टी आया हो, उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अपनी कुछ भी सफलता को हासिल करने के लिए हम किसी से भी कुछ सीखते हैं या पूछते हैं, तो उससे हम छोटे नहीं बन जाते, जिससे हमको उनका एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। और आप उससे रिक्वेस्ट करो तो आपको हर गाइडलाइन वो बताएगा, जिससे क्या होगा, आप अपने आप भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम गाँव के रहने वाले होते हैं, गाँव में हर आदमी डिफेंस एकेडमी के जितने पैसे लगते हैं उतने हम पे कर पाएँ। और एक हम घर में इतना कोई रोज़गार भी नहीं होता हमारे पास कि हम सही तरीके से उसका पेमेंट कर पाएँ। तो इसलिए जो लड़के डिफेंस एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या घर में रहते हैं, जिनका फाइनेंशियल जो सपोर्ट नहीं हो रहा हो, पैसों की जो कमी हो, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही हो, तो वो घर में भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए गाइडलाइंस इतना ही है कि वो जो भी अपने आसपास के दोस्त कोई हो लगा हुआ या कोई अपने गांव में हो, उससे पूछताछ करें और उसके साथ जुड़ के रहें, ताकि आपको वो अच्छा मार्गदर्शन जरूर करेगा। सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेडिकल के कितने स्टेप होते हैं, आर्मी या जो अपना पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें, और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मतलब शरीर की कौन कौन से पार्ट की जांच की जाती है मेडिकल में? आर्मी हो या आसाम राइफल हो, कोई भी फोर्स हो, सब में जाने से पहले पूरे शरीर का ही मेडिकल होता है, जिसमें आपका चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, आपका चेस्ट हो, आँख, कान, नाक, हर पार्ट का आपका मेडिकल होता है। सर अगर आर्मी में या जो भी मेडिकल अपने जो फोर्सेज होती है उन्हें मेडिकल एग्जाम होता है, तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ जाए तो क्या मौका मिलता है दोबारा उसको सुधारने का? इससे जहाँ भी आप जाओगे वहाँ मेडिकल होगा, आपको वहाँ पे रेफर किया जाता है। आप एमएच में दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ मेडिकल ले जा सकते हो और वहाँ पे दोबारा आपका मेडिकल होता है। वहाँ से यदि आप फिट होते हो तो आगे आप रिटर्न में एग्जाम दे सकते हो, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वहाँ से आप अनफिट हो सकते हो तो आप दोबारा दूसरी भर्ती तैयारी करो। यदि उसमें 1 या 2-3 भर्ती में यदि आपका मेडिकल से लग रहा है आपको कि एक ही प्रॉब्लम बार बार आपको शो हो रहा है, तो आप ज़्यादा इसके पीछे ना पड़ के, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट होता है जहाँ फिजिकली टेस्ट, मेडिकल टेस्ट बहुत कम होते हैं, तो आप उस साइड में आप अप्लाई कर सकते हो सकता है आप एक आर्मी की भर्ती के पीछे पड़े और आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है और आप उसके चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरा इवेंट की कहीं आप तैयारी करते हो, उसमें भी आप पीछे रह जाओ। सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग शेड्यूल जो आर्मी का होता है वो आपको सुबह जल्दी उठना, उसके बाद में आपका जो रनिंग होगा, फिजिकल एक्सरसाइज होगी, उसके बाद में जो फोर्स से संबंधित जो भी जो सिखलाई चलती है वो सिखलाई होगी, उसके बाद में शाम को आपका गेम वगैरह होंगे और रात्रि का दिन भोजन के बाद आपका वापस रात्रि का दिन विश्राम होगा और सुबह सेम से शुरू होगा। सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्मी में या जो भी अपना डिपार्टमेंट है तो उसमें प्रमोशन के क्या चांस रहते हैं, कितने तरीके से प्रमोशन होते हैं?
प्रमोशन आप डायरेक्ट यूपीएससी थ्रू या एसएससी थ्रू जो डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो ज्वाइन करने के बाद भी हर डिपार्टमेंट में जो टेस्ट होते हैं तो उनमें भी आप अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ सकते हो। और डिपार्टमेंटली एक अलग प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपने जो अभी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट हासिल की है तो इसके लिए आपने कितने अटेम्प्ट किए? और मैंने लगातार 3 बार असफल हुआ, चौथी बार मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हूँ। इसके लिए मेहनत ज़रूरी है, और यदि आप एक बार असफल हो भी जाते हो और आपको लग रहा है कि मेरे में किस साइड मेरे में कमज़ोरी रही है तो उस कमज़ोरी को आप दूर करने की कोशिश करें। तो सर आपने असिस्टेंट कमांडेंट के लिए किस प्रकार से तैयारी की थी? सेल्फ स्टडी की थी या किसी कोचिंग की हेल्प ली थी आपने? मैंने अपने तरीके से हमेशा मैं न्यूज़ से ज़्यादा टच रहा, जिससे मुझे हर साइड से एक नॉलेज सीखने को मिला और हर इलाके के बारे में, हर चीज़ के बारे में। और कुछ यदि अच्छे कोई मान लो गांव में कोई एजुकेटेड पर्सन है, कोई आपके सर्विस कर रहे हैं या कोई अच्छे टीचर हैं, उनसे आपको वार्तालाप करते रहना है। उनसे क्या होता है, हमेशा एक अच्छे विचारों के ऊपर डिस्कस होता है, नहीं कि एक गांव में जो एक दूसरे की कमी पेशी हम एक दूसरे की बातचीत करते हैं उनके बारे में। जब आपका रिजल्ट घोषित हुआ और आपको सूचना मिली कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तब आपको कैसा फील हुआ? कोई भी इंसान हो, यदि वो किसी भी फील्ड में हो, अपनी कोशिश करता है, चाहे वो किसान हो चाहे जवान हो जी। तो उसे यदि किसान यदि मेहनत कर रहा है साल भर और उसकी फसल अच्छी होती है तो वो बहुत खुश होता है। वैसे भी मैं भी 3-4 बार मैंने मेहनत की है, असफल हुआ हूँ, और मुझे भी खबर मिली कि आपको सिलेक्शन हो गया तो मुझे भी अच्छा लगा और मेरे परिवार वालों को भी अच्छा लगा। क्योंकि ये एक नेचुरली है कि आदमी जब कोई चीज़ के लिए मेहनत करता है और सक्सेस होता है तो उसको खुशी होना एक होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जब भी कोई बंदा सेलेक्ट होता है तो सब यही पूछते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपका जो ग्रेड पे है वो कितना रहेगा ग्रेड पे, और ग्रोस सैलरी लगभग कितनी रहेगी? असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के लिए जो कि 56,100 56,100 रुपये से ये आपका बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका HRA है, टिकट अलाउंस है, PA है, और जहाँ आप जिस एरिया में नौकरी कर रहे हो वहाँ का एक जो रिसिप्ट अलाउंस होता है वो मिलता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो वैसे मिला के लगभग एक न्यू असिस्टेंट कमांडेंट का तनख्वाह लगभग 80,000 के आसपास पहुँच ही जाता है। अगर आप बेल्ट में जाना चाहते हो तो एक बंदे के लिए आप कौन सा की पॉइंट सेलेक्ट करोगे कि अगर बंदे में ये टैलेंट है तो वो जॉब को आर्मी में या जो अपनी बेल्ट की जॉब है उसमें जा सकता है? जॉब कोई भी हो, आपके अंदर ओवरऑल, चाहे आप फिजिकली हो, चाहे माइंडली हो, चाहे आप रिटर्न साइड से, हर साइड से आपको ओवरऑल बनना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे रनर धावक हो और आपने हर बार रनिंग पास कर रहे हो लेकिन आपका रिटर्न कमज़ोर जा रहा हो, आप उसमें फेल हो जा रहे हो, या आपका कोई फिजिकल कमज़ोर हो, आप उस वजह से फेल हो जा रहे हो और आपका रिटर्न अच्छा है। तो आपको हमेशा ओवरऑल बनने की कोशिश करनी है। आपको रिटर्न में भी अच्छा ध्यान देना है और रनिंग साइड में अच्छा ध्यान देना है और अपने फिजिकल में भी ध्यान देना है। कुल मिलाकर अपने को हर सेक्शन में अपने लेवल को बढ़ाना होगा। अगर रनिंग अच्छी है तो साथ साथ में आपको एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यही सक्सेस की है, सर ने बताई है मेन, कि अपने को जितने भी स्टेप्स होते हैं एग्जाम में तो उन स्टेप्स को मतलब बराबर लेवल पे लेके आना पड़ेगा, तभी हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो आप लास्ट में हमारे सब्सक्राइबर को क्या टिप्स देना चाहोगे कि आर्मी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या टिप्स देना चाहोगे? आप चाहे किसी भी फील्ड में नौकरी करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो और आपको आगे बढ़ना है जिंदगी, तो सबसे पहले आप अपना कोई एम तय कीजिए। एम तय करने के बाद उसी के अनुसार आपको हार्ड वर्क कर मेहनत करना पड़ेगा और हार्ड वर्क कर के साथ साथ आपको जो उस फील्ड में आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है, आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई को आप रट्टा मत मारिए, आप उसको थ्योरिकल एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह उसको बनाइए और अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट करिए, जिससे क्या होगा कि आप अपने जो मन में जो विचार वापस आपने जो कहानी की तरह याद किया उसको आपको लिखने में आसान रहेगा और वो पॉइंट आपको क्या है एग्जाम के टाइम में याद किया। यदि आप रट्टा मार के जा रहे हो, आज आपने मान लो 10 लेसन याद किए
और कल को आप एग्जाम में गए और आप भूल जाओगे, आप उस समय उस एक क्वेश्चन को याद करने के चक्कर में हो सकता है आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो उस समय आप उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अगला क्वेश्चन भी आप हो सकता है ढंग से नहीं कर पाओ। अपने दिमाग को हमेशा एक एनालिटिक बनाइए, विचारात्मक, जिससे क्या कि आप बैठे बैठे कहानी, जैसे माता पिताजी हो या दादी हो पुरानी जो कहानियाँ सुनाती थी हमको वैसे ही याद रहेंगे। उसी तरह किताबों को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पढ़ते पढ़ते क्या होगा आपका एक कहानी जैसा ऐसे एक रिमेंबर हो जाएगा। आप उसको एक लेसन में बैठ के आज मैं इसको याद करके सुनूंगा, आप हो सकता है 2 दिन के बाद उसको फिर भूल जाओगे। तो हमेशा उसको एक स्टोरी के रूप में याद करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये था हमारा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सिलेक्टेड सही राम जी का इंटरव्यू, और इसी प्रकार के और इंटरव्यू भी आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इंडियन आर्मी से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि आर्मी में जाने के लिए या असिस्टेंट कमांडेंट जैसी एक ऊंची पोस्ट हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, वो भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके, वो गिव अप ना करे अपनी तैयारी को। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं जब तक कि आपको सफलता ना मिले। आपने यहाँ पे देखा कि सही राम जी ने 3 प्रयास किए, 3 प्रयास में असफल रहे। उससे पहले भी उन्होंने आर्मी की भर्ती देखी, 2-3 भर्तियों वो असफल रहे, आरपीएफ में वो असफल रहे, फिर भी उन्होंने अपनी तैयारी को नहीं छोड़ा और एक चांस और लिया उन्होंने, उस चांस में वो सफल हो गए और आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अपनी तैयारी को कभी मत छोड़िए, लगातार रखिए कंटिन्यू, एक दिन आपका भी आएगा कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरव्यू वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। सबको राम राम।